अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नमस्कार। आज है तारीख 26 फरवरी, दिन बुधवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ प्रेरणा। अमेरिका के साथ खनिज डील को लेकर यूक्रेन ने जताई सहमति। डोनाल्ड ट्रंप बोले, डील के लिए वॉशिंगटन आएंगे ज़ेलेंस्की। I hear that he's coming on Friday. Certainly, it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me. And I understand that's a big deal, very big deal. चर्चा करेंगे कि यूक्रेन के किन खनिजों में है अमेरिका की दिलचस्पी। यूक्रेन के एक मंत्री ने कहा कि हमारे लिए सुरक्षा गारंटी बेहद महत्वपूर्ण। At the moment, we have a deal which most probably will not be what either of the parties has expected. इस अहम समझौते में किसे क्या मिलने की उम्मीद, होगा विश्लेषण। बात बांग्लादेश की भी, जहां अंतरिम कैबिनेट से छात्र नेता ने दिया इस्तीफा, बनाएंगे नई पार्टी। वहीं देश के आर्मी चीफ के एक बयान ने बढ़ा दी है चिंताएं। ढाका से लाइव बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित बताएंगे वहां की ताजा स्थिति। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनते हैं प्रेरणा से। इसराइल और हमास ने कहा है कि उनके बीच इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि गुरुवार यानी कल इसराइल 600 फलस्तीनी बंदियों और कैदियों की रिहाई करेगा। इसराइल ने बीते सप्ताहांत इनके रिहाई से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि हमास इसराइली बंधकों के साथ एक बेहद असंवेदनशील और बर्बर रूप से पेश आ रहा है। हालांकि अब एक बार फिर सहमति बन गई है और हमास भी कैदियों की रिहाई के बदले 4 इसराइली बंधकों के शव सौंपने के लिए तैयार हो गया है। हमास ने इस शर्त को भी हरी झंडी दे दी है कि वो शवों को सौंपने के दौरान किसी तरह के समारोह का आयोजन नहीं करेगा। उधर गजा में पिछले 2 हफ्ते में ठंड के मौसम, पर्याप्त शेल्टर और हीटिंग की कमी के कारण कम से कम 6 बच्चों की मौत हो गई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उन सभी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि रूस यूक्रेनी जमीन पर यूरोप के पीस कीपर्स यानी शांति सैनिकों की तैनाती को स्वीकार कर लेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ व्हाइट हाउस में एक बैठक करने के बाद रिपोर्टर्स से कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें कहा है कि वो यूक्रेन में यूरोप के शांति सैनिकों की तैनाती से सहज हैं। लेकिन अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसे खारिज कर दिया है। Никаких вариантов не можем рассматривать. Кстати, я не знаю, что там Макрон говорил. लावरोव कह रहे हैं कि हम किसी भी विकल्प को नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मालूम नहीं कि मैक्रो ने वहां क्या कहा, लेकिन जो बातें ट्रंप ने की है वो तभी संभव है जब दोनों ही पार्टियां इस पर सहमत हों, मसलन रूस और यूक्रेन। हमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा है। यूरोपीय देश इस जंग को रोकने की बजाय इसे और अधिक बढ़ाने पर तुले हैं। सूडान में हुए एक सैन्य विमान हादसे में 46 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना खार्तूम के बाहर एक रिहायशी इलाके में हुई। सेना के अधिकारियों के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान ही विमान क्षतिग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी सैन्यकर्मी और आम नागरिकों की मौत हो गई है। सेना के सूत्रों ने इसके पीछे तकनीकी खराबी को जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास संदिग्ध चरमपंथियों ने सेना के एक वाहन पर फायरिंग की है। श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता माजिद जहांगीर को सेना के अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध चरमपंथियों ने सुंदरबनी इलाके में ये फायरिंग की है। रक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक अब तक इस घटना में किसी भी पक्ष से किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इस घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक वॉर मॉनिटरिंग समूह ने कहा है कि बीती रात इसराइल ने सीरिया के दक्षिणी हिस्से पर हवाई हमले किए। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। इसराइल का कहना है कि वो हथियारों के भंडार को निशाना बना रहा था, लेकिन सीरिया के पुनर्निर्माण के संबंध में हो रहे एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों ने इसराइल पर देश की एकता को खतरे में डालने का आरोप लगाया है और उससे पीछे हटने की मांग की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस के तेल टैंकरों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि रूस तेज के जरिए होने वाली कमाई से यूक्रेन में अपने युद्ध को फंड कर रहा है। रूस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए जहाजों के जरिए अवैध रूप से अपने तेल को दुनिया भर में पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैंने कीव में रूस के 109 तेल टैंकरों और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा था कि स्थायी शांति की जंग को अकेले नहीं जीता जा सकता।
पॉडकास्ट में आज बात करते हैं यूक्रेन और अमेरिका के बीच होने वाले अहम समझौते की। बीते कल पॉडकास्ट में प्रेरणा, मोहनलाल और शाहिद अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक डील होने की बात कर रहे थे और अब यूक्रेन ने कहा है कि उसके खनिज संसाधनों के संयुक्त दोहन पर अमेरिका के साथ एक समझौते पर उसकी सहमति बन गई है। इस डील में क्या क्या है, इस बारे में अभी विस्तार से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमेरिका अपनी कुछ मांगों से पीछे हटा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खुद अमेरिका आकर उनके साथ आने वाले शुक्रवार को इस समझौते को अंतिम रूप देना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा, I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together. ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे पता चला है कि शुक्रवार को वो अमेरिका आ रहे हैं। अच्छा है अगर वो ये चाहते हैं और मेरे साथ समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये बड़ी बात है। अमेरिकी लोगों के लिए लोग खुश हैं क्योंकि आपको पता है बाइडेन ऐसे ही पैसे फेंक रहे थे। ये $1 ट्रिलियन का समझौता हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, खनिज और दूसरी चीजें होंगी। ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस डील के बदले यूक्रेन को लड़ाई जारी करने का हक मिलेगा, यानी वो चाहे तो जंग जारी रखे। और उनका एक और बयान चर्चा में है जिसमें वो एक तरह से ये बताते हैं कि अमेरिका का रुख यूक्रेन को लेकर खासकर यूरोपीय मुल्कों के रुख से अलग क्यों है। Europe has spent $100 billion. We've spent $350 billion. Europe gets their money back because they. ट्रंप कह रहे हैं यूरोप ने $100 अरब खर्च किए हैं और हमने अब तक $350 अरब खर्च किए हैं। वो यूक्रेन को दिए पैसों की बात कर रहे हैं। यूरोप का उसका पैसा वापस मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने कर्ज की शक्ल में दिया है, लेकिन हमने 300 या $350 अरब पता नहीं उन्हें ऐसे ही दे दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इसे सुरक्षित करना चाहते हैं, हमें अपना पैसा वापस चाहिए। हम एक बहुत बड़ी समस्या से निपटने में देश की मदद कर रहे हैं। ये समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब टैक्स पेयर्स को अपना पैसा वापस मिलेगा। प्रेरणा, ट्रंप का ये कहना है। वहीं आपको याद होगा मानसी कि बीते कुछ दिनों में ये समझौता दोनों के बीच तनाव की एक वजह बन गया था और इस समझौते को लेकर जब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो अपना देश नहीं बेचेंगे और फिर ट्रंप का वो बयान जो अभी तक लोग काफ़ी ज़्यादा कोट करते हैं कि ज़ेलेंस्की एक तानाशाह हैं, तो यूक्रेन के अधिकारियों ने बीबीसी से बातचीत में समझौते की अब पुष्टि की है। समझौते के बारे में और जानकारी दे रहे हैं कीव में मौजूद बीबीसी संवाददाता अब्दू जलील अब्दू रासुलोव। Ukrainian officials say that the new deal is much more favorable to Ukraine. बीबीसी संवाददाता कह रहे हैं कि समझौते के एक नए मसौदे पर सहमति बनी है जो यूक्रेन के पक्ष में है। वो इसे अच्छा मानता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका यूक्रेन के संसाधनों के दोहन से $500 अरब के राजस्व की मांग से पीछे हट गया है। इसके तहत जो फंड बनेगा उस पर अकेले अमेरिका का नियंत्रण नहीं होगा। हालांकि फैसले करने में अमेरिका को महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी और यूक्रेनी खनिजों, तेल, गैस से मिलने वाले राजस्व का 50% हिस्सा देगा। मिल रही खबरों के अनुसार अमेरिका यूक्रेन को आर्थिक मदद देता रहेगा। हालांकि इसमें सुरक्षा गारंटियों को लेकर यूक्रेन की मांग पर कुछ नहीं कहा गया है। यूक्रेनी अधिकारियों को उम्मीद है कि ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे पर इस पर विस्तार से बात होगी। तो प्रेरणा, ये अहम है कि यूक्रेन की जो मांग थी सुरक्षा गारंटी हमें मिले, उस पर कुछ फिलहाल कहा नहीं गया है, या फिर अगर मसौदे में कुछ है भी तो इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। वहीं बीबीसी ने यूक्रेन के स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज के मंत्रालय के सलाहकार यूरी साक से बात की। उन्होंने इस समझौते को लेकर क्या कहा, सुनिए। Most probably will not be what either of the parties has expected, but it will be good enough for both. यूरिसा कह रहे हैं इस समय हमारे पास एक समझौता है जो शायद वैसा नहीं होगा जैसा दोनों पक्षों को उम्मीद थी, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद नहीं हैं हटा दी गई हैं। हमें सुरक्षा गारंटी के बारे में बात करने की ज़रूरत है क्योंकि महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने का कोई मतलब नहीं अगर रूस इसके कुछ वक्त बाद हम पर हमला कर दे। तो सुना आपने, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी बेहद अहम है और वो शायद इस डील का हिस्सा नहीं है। आपने बताया और अब्दू जलील भी अपनी रिपोर्ट में यही बता रहे थे। यूक्रेन चाहता है कि रूस उस पर फिर हमला ना करे, ये अमेरिका सुनिश्चित करके उसे दे। लेकिन यूक्रेन के पास ऐसे कौन से खनिज है जिनकी यहाँ बात हो रही है, जिस पर ये डील हुई है मानसी? हाँ, तो प्रेरणा, श्रोताओं को बता देते हैं दुनिया का 5% स्ट्रैटेजिक मिनरल जिसको कहा जाता है रणनीतिक रूप से अहम खनिज यूक्रेन के पास है। उसके पास करीब 2 करोड़ टन ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल
ई व्हीकल्स में जो बैटरी लगती है उस बैटरी में होता है, और पूरे यूरोप में जितना लिथियम है उसका 1/3 अकेले यूक्रेन के पास है, और लिथियम का इस्तेमाल भी ई व्हीकल्स में होता है और बेहद अहम माना जाता है। और इसके अलावा यूक्रेन के पास टाइटेनियम है, यूरेनियम है, मैंगनीज, बेरिलियम, गैलियम जैसे खनिज है। इनका इस्तेमाल रक्षा उद्योगों में, कंप्यूटर उद्योग में और एरोस्पेस उद्योग, जो एयरप्लेन में जो इंजन लगता है उसमें भी किया जाता है। और ये भी अहम है कि इन खनिजों का एक हिस्सा लुहांस्क, दोनेत्स्क और क्राइमिया में है, और ये वो इलाके हैं जिन पर रूस का कब्जा है। इनके अलावा ज़ेपोरिजिया और खेरसोन के कुछ इलाकों पर भी रूसी सेना का कब्जा है। अब से थोड़ी देर पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस पीछे नहीं हटेगा। तो मानसी, इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? शांति वार्ता की बात हो रही है, लेकिन रूस अभी एक तरह से बोल रहा है मैं पीछे नहीं हटूंगा, यूक्रेन अमेरिका के साथ डील करने के लिए तैयार है। तो जो पूरा जो एक बन रहा है ना मानचित्र सामने आपके, वो बहुत अलग है। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। एक तरफ ट्रम्प थे जो रूस के साथ अभी शांति समझौते की तरफ बढ़ रहे थे, अब फिर यूक्रेन डील के लिए तैयार हो गया। तो यूक्रेन के साथ कल जब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, फ्राइडे को जैसी बात हो रही है, शुक्रवार को वो जब ट्रम्प से मिलेंगे तो फिर एक नई डील सामने आएगी। तो अभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन बना हुआ है जी। और अगर इस पूरे में यूरोप कहाँ है इसकी बात करें, तो यूरोप चाहता है कि यूक्रेन को लेकर जो भी फैसला हो, जो भी फाइनल सोल्यूशन निकले, उस प्रक्रिया का वो हिस्सा रहे, क्योंकि उसकी अपनी अलग चिंताएं हैं। लेकिन इसकी एक झलक जो है ब्रिटेन के कदम में दिखी है प्रेरणा, जब उसने कहा कि वो अपना रक्षा बजट साल जो है वो बढ़ाकर साल 2027 तक जीडीपी का 2.5% करेगा। और ब्रितानी पीएम कीयर स्टारमर ने संसद में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका की विदेश नीति में हुए बदलाव के कारण उसके लिए ये अहम हो गया है। The realities of our dangerous new era mean that the defense and national security of our country must कीयर स्टारमर always कह रहे come हैं first. इस नए खतरनाक दौर की वास्तविकता ये बताता है कि रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम है। हम रक्षा को लेकर नए कदम उठाएंगे, इंडस्ट्रीज का पुनरुद्धार करेंगे, हमारे गठबंधन मजबूत करेंगे, अपने सहयोगियों को भरोसा दिलाएंगे और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और ब्रिटेन के पीएम की कल डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी होनी है। वो वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए हैं, और यानी ट्रंप ज़ेलेंस्की की जो मुलाकात होगी उससे पहले ये मुलाकात हो जाएगी। तो अब तक तो ये बात हो रही थी कि जो रूस यूक्रेन युद्ध था, जिसे अब 3 साल हो गए हैं, वो आखिरकार रुक सकता है या नहीं। लेकिन सुरक्षा गारंटी न मिलने की सूरत में यूक्रेन इसके लिए सहमत होगा या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि यही उसकी प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण मांग थी। तो पॉडकास्ट में इस मोड़ पर शामिल करते हैं जेएनयू के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार से। तो राजन कुमार जी, ये बताएं कि मोटा मोटा देखा जाए तो अमेरिका और यूक्रेन दोनों को इस समझौते से हासिल क्या होने वाला है, और उसमें रूस क्या उम्मीद लगाए इससे? अभी जो डील की बात चल रही है, जिसमें कि अभी अमेरिका और यूक्रेन में बात हुई है, और जिसमें कि मिडल पे सारे समझौते लगता है कि एग्रीमेंट हो गए हैं। और इसी कारण से आपने देखा कि फ्राइडे को, शुक्रवार को ज़ेलेंस्की फिर वाशिंगटन डीसी भी जाने वाला है। उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर मैं टेक्निकल डिटेल की बात करूं, एक तो यह कि $500 बिलियन जो मांग रहे थे पहले, ट्रंप ने पहले स्टेटमेंट में बताया था कि वो 500 बिलियन वहां से लेंगे, क्योंकि अमेरिका ने 350 बिलियन यूक्रेन पे खर्च किए हैं। तो अब अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें उसकी चर्चा नहीं, यानी कि 500 बिलियन को ड्रॉप कर दिया गया है, उसकी चर्चा नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसमें ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड की बात की गई है कि जो भी अभी इन्वेस्टमेंट होंगे मिनरल्स में, वो चाहे अमेरिका से या दूसरे देश भी अगर यूक्रेन में करता है, तो उसका एक ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड होगा। उसमें स्पेकुलेशन यह है कि कुछ उसमें 50% अमेरिका को जाएगा और बाकी यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन उसके डिटेल्स अभी आने बाकी हैं, लेकिन ये स्पेकुलेशन बताया जा रहा है। और तीसरी बात की जो सिक्योरिटी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यूक्रेन के दृष्टिकोण से देखें तो सिक्योरिटी की बात थी कि यूक्रेन को क्या मिलेगा। तो लोगों का मानना है कि शायद कोई ना कोई एग्रीमेंट का हिस्सा होगा, भले ही उसको डील का पब्लिकली बताया जाए या नहीं जाए, जिसमें कि किसी न किसी रूप में यूक्रेन को सिक्योरिटी की बात की जाएगी कि जिससे रशिया उस पर फिर से आक्रमण नहीं करे। अब सिक्योरिटी एग्रीमेंट में क्या यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्सेस होंगे या कोई दूसरा एग्रीमेंट अमेरिका रूस के साथ करेगा, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जरूर होगा। इसका इंडिकेशन ज़ेलेंस्की के मिनिस्टर भी अपने स्टेटमेंट में दे चुके हैं।
मैं ये समझना चाहूँगी सर कि यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्सेस की जो आपने बात की उस पे तो लावरोव ने कहा कि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। मैं देख पा रही हूँ कि एक तरफ ट्रम्प ये कोशिश कर रहे हैं रूस के साथ कि शांति समझौता हो जाए, दूसरी तरफ डील कर रहे हैं यूक्रेन के साथ कि आप अपने खनिज डील हमारे साथ कर लें, हम आपको राइट टू वॉर आप जारी रखें, हम इसकी आपको छूट दे देंगे। तो ये दोनों तरफ जो दो तरफा चीज़ें हो रही हैं ये कैसे बैलेंस आउट होंगी? देखिए, जो डील हो रहा है उसमें जो रूस का स्टेटमेंट है कि रूस ने सही बोला है, ऑफिशियली रूस ने बोला है कि वहां पे कोई भी नेटो के फोर्सेस को पीस कीपिंग फोर्स के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन उस अगर दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो मैं जो रशियन न्यूज एजेंसी है उसको मैं देख रहा था, तो उसमें यह भी है कि उनके कि वो यूएन का मैंडेटर कोई अगर पीस कीपिंग फोर्स हो तो उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रूस यह कहना चाह रहा है कि नेटो के फोर्सेस वहां पे नहीं हो, दूसरे कोई जो यूएन के जो लार्जर बॉडी जो होता है वो मैंडेटेड फोर्स है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि रूस इस बात पे भी मान जाएगा कि अगर युद्ध बंद हो जाए और रूस का जो अभी इलाका है उससे वापस नहीं मांगा जाए और अगर नेटो का मेंबरशिप यूक्रेन को नहीं मिले तो वैसी स्थिति में टेम्पररी बेसिस पे रूस मान सकता है कि अगर कुछ पीस कीपिंग फोर्सेस हो जिसमें यूरोप के अलावा या नेटो के अलावा कुछ दूसरे फोर्सेस भी हो, तो मुझे लगता है कि रूस इसकी ओर संकेत कर रहा है, वो शायद मान जाएगा। अब सवाल यह है कि और यह भी है कि अगर अमेरिका और रूस में संबंध अच्छे हो जाते हैं तो शायद पीस कीपिंग फोर्स की जरूरत भी नहीं हुई, क्योंकि रूस फिर रूस यूक्रेन की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा और रूस अमेरिका के विरोध में सीधा अभी के समय में जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो यही मुझे इन बातों से समझ में आ रहा है। राजन जी, अभी की स्थिति देखें तो ट्रंप पुतिन से बात कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की से चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अब तक यूरोप को इस प्रक्रिया में शामिल करने के लिए पहल लेते नहीं दिखे। आने वाले दिनों में इस युद्ध में यूरोप की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यूरोप के बयान तो आ ही रहे हैं? देखिए, यूरोप अभी पूरा यूरोप खतरे में है। खतरे में कई कारणों से है, क्योंकि यूरोप को लग रहा है कि अगर अमेरिका नहीं वहां पे यूक्रेन में सपोर्ट करेगा तो क्या यूरोप को पहले वहां पे सपोर्ट करना चाहिए, इस पे बात हो रही है। चूंकि वो सर्टेन कुछ वैल्यूज को लेकर यूरोपियन लीडर्स अभी कुछ दिन पहले भी यूक्रेन में गए थे, तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं और यूक्रेन में फ्रांस और ब्रिटेन ने तो अपने पीस कीपिंग फोर्सेस भी भेजने की बात की है। लेकिन यूरोप को खुद लगता है कि अभी उनकी न केवल यूक्रेन की सिक्योरिटी बल्कि पोलैंड, जर्मनी, बाल्टिक स्टेट, लाटविया, लिथुआनिया इत्यादि की सिक्योरिटी अभी खतरे में है। तो उनकी कोशिश यह होगी कि किस ढंग से एक यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मजबूत करें जो कि अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो उसमें उनको अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। उसमें जैसे कि जर्मनी के पास आर्मी नहीं है तो जर्मनी को अब दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि किस ढंग से अपनी आर्मी को वो बढ़ाएं और किस ढंग से अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाएं। बात यह भी चल रही है कि क्या फ्रांस अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को जर्मनी को देगा। इस तरह की बातें यूरोप में चल रही हैं। अभी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या यूरोप करेगा, लेकिन यूरोप काफी परेशान है। यूरोप ने अभी तो बोला है कि यूक्रेन को सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप उस पर भी दबाव बनाएंगे कि यूरोप ऐसा करना बंद करे, नहीं तो सीज फायर में मुश्किलें आ सकती हैं। मैं बस वही एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि ब्रिटेन ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है। अब कल जब कीयर स्टारमर की मुलाकात होगी तो क्या एजेंडे में होगा? देखिए, एजेंडा अभी इसका इंडिकेशन अभी मिल सकता है कि मैक्रों के साथ जो मीटिंग हुई थी अभी ट्रंप की, तो मैक्रों की जो मीटिंग हुई थी उसमें दोनों ने एक ज्वाइंट फ्रंट देने की कोशिश की। उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की पब्लिक अपने जो मीडिया से जो उनका इंटरेक्शन हुआ कि यूक्रेन को हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता है कि स्टार्मर जब वहां से ट्रंप के साथ बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के विरोध में ब्रिटेन जाएगा और इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट स्टार्मर नहीं देंगे, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका की सिक्योरिटी काफी इंटरकनेक्टेड है। 5 इंटेलिजेंस ग्रुप है, उसमें काम करते हैं, बहुत सारे ऑकस इत्यादि अलायंसेस हैं, ग्लोबल अलायंसेस हैं। तो मुझे लगता है कि उनके विरोध में कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन ब्रिटेन की भी स्थिति खराब है, क्योंकि ब्रिटेन की पॉलिसी जो अभी तक चल रही थी ग्लोबल में वो अभी उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी
पड़ेगी, क्योंकि अकेले ब्रिटेन बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। और यह भी ब्रिटेन में बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर उसका बढ़ता है तो जो इंटरनेशनल एड मिलते थे दूसरे देशों को, अफ्रीका या एशियन देशों को, वह भी कम होगा। तो मुझे लगता है कि अभी की मीटिंग जो है ट्रंप के साथ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज के रूप में होने वाला है। उसमें दोनों के पोजीशन काफी अलग है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एक ज्वाइंट ग्लोबल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ज्वाइंट एक स्टेटमेंट या एक ढंग से उन दोनों को दिखाना जरूरी है कि हम साथ में। जी, तो अमेरिका यूक्रेन मामलों जो समझौते में दोनों को हासिल क्या होगा, विश्लेषण कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव, और दूसरे पड़ाव पर चलते हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से बेदखली और अंतरिम सरकार के गठन के बाद आम चुनाव की तारीखों को लेकर तस्वीर तो साफ नहीं हुई है, लेकिन एक नई पार्टी के गठन की सुगबुगाहट है। दरअसल प्रेरणा अंतरिम सरकार में सूचना मंत्री का पद संभाल रहे नाहिद इस्लाम ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते साल अगस्त महीने में शेख हसीना के खिलाफ जो आंदोलन हुए थे उसमें वो प्रमुख चेहरा थे, एक छात्र नेता जिन्हें आंतरिक सरकार के गठन के बाद अंतरिम सरकार की कैबिनेट में भी जगह दी गई। लेकिन अब उनका ये कहना है कि उन्हें छात्रों और आम लोगों के बीच होने की ज़रूरत है उन्हें, और उन्हें एक नए राजनीतिक दल जो है वो बनाने जा रहे हैं। जी, नाहिद इस्लाम के ही मुताबिक आने वाली 28 तारीख को इस पार्टी का गठन होने जा रहा है, और मीडिया रिपोर्टों के हवाले से इस पार्टी का नेतृत्व नाहिद ही करेंगे। लेकिन इसकी रूपरेखा क्या होगी, और बांग्लादेश जिसके बारे में अभी जो जानकारी है उसमें यह है कि दो पार्टियों का वहाँ दबदबा रहता है, एक शेख हसीना की अवामी लीग और दूसरी तरफ खालिदा जिया की बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। उसमें फिर एक तीसरी यानी एक नई पार्टी की जगह कितनी बची है, और राजनीति पर, वहाँ की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका? तो इन सब मसलों पर बात करेंगे मानसी। हमारे साथ बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित ढाका से जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी हालिया घटनाएं जो बांग्लादेश में हुई हैं उसे रेखांकित कर दूं। जैसे देश में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं। बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार में छपी एक खबर में वहां के पुलिस रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए लिखा गया है कि बीते जनवरी महीने में हत्या, चोरी, डकैती जैसी घटनाओं में एक बड़ा इजाफा देखा गया है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता एक विषय है ही जिसे हम लगातार कवर कर रहे हैं, और इन घटनाओं के विरुद्ध छात्रों का प्रदर्शन भी जारी है। और इन्हीं घटनाओं के बीच देश में जो बैड लोन है वो भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। और बांग्लादेश बैंक के जो गवर्नर हैं एहसान मंजूर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि वैसे कर्ज जिन्हें तय समय के भीतर चुकाया नहीं गया है उसकी संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बीते 3 महीने में ये 61,000 करोड़ बढ़ गया है, और देश के कुल बैड लोन का आंकड़ा 3 लाख करोड़ को भी पार कर गया है। तो देश में कानून व्यवस्था के साथ ही साथ आर्थिक मोर्चे पर भी चिंताएं हैं। वहीं बांग्लादेश के आर्मी चीफ के एक बयान ने भी देश में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज्जमान ने अपने देश के नेताओं को चेताया है कि बढ़ते आंतरिक संघर्षों के कारण देश की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा मंडरा सकता है। तो बांग्लादेश में कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो सीधा रुख करते हैं बांग्लादेश का ही, जहां हमारे साथ अब जुड़ गए हैं बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित। तो जुगल, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी कि नाहिद इस्लाम का इस्तीफा हुआ और अब एक नई पार्टी के गठन की बात हो रही है, तो इस पार्टी के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि वहाँ आपको क्या कुछ सूचनाएं मिली हैं। देखिए, अभी इस पार्टी को लेकर कई दिनों से चर्चा हो रही है। कल हम दरअसल अब तो ये पार्टी नए दफ्तर में जाएगी, लेकिन इसके पहले अब तक जहां से ये लोग काम कर रहे थे, जिसको एक जातीय नागरिक कमेटी या एक तरह से सिटीजन्स कमेटी कहा जा सकता है, हम उसके दफ्तर भी गए थे और वहां पर हमने देखा कि काफी हलचल थी लोगों में। एक और बात जो बहुत ही दिलचस्प है वो ये है कि दरअसल कई दिनों से इस पे बात चल रही है कि अब
अब पार्टी की अनाउंसमेंट होगी। तो ये दरअसल होने वाली थी बुधवार को, लेकिन अब वो फ्राइडे को होगी। ज्यादा नहीं बाहर अभी तक आया है कि ये एग्जैक्टली किस एजेंडा पर बात करेंगे, इनके कौन नेता होंगे, लेकिन ये जरूर है कि नाहिद इस्लाम इसके एक तरह से मुख्य कन्वीनर या मुख्य चेहरा होंगे इसके। और कई तरह के सवाल भी लोग उठा रहे हैं कि कितनी महिलाएं होंगी, कितनी महिला छात्राएं होंगी इसमें, और क्या लेफ्ट, राइट और सेंटर क्या किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस पे कई एंगल से देखा जा रहा है, लेकिन अब तक जो स्टूडेंट, जो लीडर्स हैं जिनसे हमने बात की है, उनका ये कहना है कि ये एक नया विजन लाएंगे बांग्लादेश में, जहां पहले से अवामी लीग और बीएनपी का दबदबा रहा है, वहां बहुत जरूरत है ऐसी एक पार्टी की शामिल होने की। और उनका कहना है कि उन्होंने कई सर्वेस किए हैं जिसके बदौलत अब उनके पास एक विजन है, एक एजेंडा है। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप इस आने वाले चुनाव में, जब भी वो होंगे, अगर उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस चुनाव को नहीं, हम एक 30 ईयर विजन को लेकर चल रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम 30 ईयर लॉन्ग है, तो हम ये नहीं है कि इस चुनाव मेक और ब्रेक होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। फ्राइडे यानी शुक्रवार को दोपहर 3 बजे इस पार्टी का ऑफिशियल लॉन्च होगा, जिसके बाद और कई चीजें सामने आएंगी। और जुगल, ये बताएं कि जो आर्मी चीफ का बयान आया है उसे लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है वहां पर? आर्मी चीफ के बयान को लेकर लोग काफी इस पर चर्चा कर रहे हैं। कई लोग सरप्राइज्ड हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए तो होना ही था। कई लोग इसमें कई किस्म के मतलब भी जोड़कर देख रहे हैं कि आर्मी चीफ ने ऐसा क्यों कहा, अब क्यों कहा। कल दरअसल एक बहुत ही अहम एक तरह से एनिवर्सरी थी, नेशनल मार्टर्ड आर्मी डे का एक समारोह था, जहां पर 2009 में बांग्लादेश राइफल्स का जो एक कांड हुआ था जिसमें कई अफसर मारे गए थे, उसको याद करते हुए कल वो बात कर रहे थे और बहुत ही कड़े शब्द थे उनके। लेकिन ये बात साफ है कि उन्होंने माना है कि अब तक पिछले 6 महीनों में जो इस सरकार को और इस सरकार के काम को लेकर जो एक क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पुलिस नहीं काम कर रही, प्रभावी नहीं है, उसको उन्होंने माना और कहा कि संस्थाएं अभी प्रेशर में है, लेकिन अगर लोग संस्थाओं पर अटैक या आक्रमण करना बंद नहीं करेंगे तो ये देश हित में नहीं होगा। तो उन्होंने एक तरह से यूनाइट होने की बात की है और कई खतरों की बात की है। अपनी नाराजगी भी जताई है कि आर्मी और अलग इंस्टीट्यूशंस पर लोग एक तरह से क्रिटिसिज्म करना अब बंद करें और एक साथ आकर काम करें। जैसा मैंने कहा, कई लोग अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग इसके मायने और मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खेल की खबरों पर बात करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां मैच चल रहा है अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच, जिसके बारे में और जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता प्रभात पांडे। जी मानसी, इंग्लैंड ने 15 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लिए हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन हाईलाइट तो अफगानिस्तान की इनिंग्स थी। चैंपियंस ट्रॉफी का ये वो मैच था जो मैच शुरू होने से पहले ज़्यादा चर्चा में नहीं था, क्योंकि क्रिकेट फैंस, अफगानिस्तान की टीम बुरी तरह से पहला मैच हार चुकी थी, तो लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अफगानिस्तान ने ऐसी बैटिंग की मानसी कि उनकी इनिंग खत्म होते होते वो गूगल के टॉप ट्रेंड में आ गई। अफगानिस्तान ने क्या किया, 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 325 रनों का बड़ा लक्ष्य उन्होंने बना लिया। इंग्लैंड को 326 रनों का टारगेट दिया और अफगानिस्तान की इनिंग्स की हाईलाइट रहे उनके सलामी बल्लेबाज जदरान, जिन्होंने तूफानी 177 रन बनाए 146 गेंदों पर, जिसमें 6 छक्के और 12 चौके शामिल हैं। तो बड़ा ही जबरदस्त प्रदर्शन अफगानिस्तान ने किया। अब ये मैच इसलिए अहम है कि इंग्लैंड की टीम हालांकि अभी अच्छा चेस कर रही है, लेकिन मैच 50-50 बैलेंस लग रहा है। अगर ये मैच इंग्लैंड हार जाती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पहला मैच वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार चुके हैं। तो इंग्लैंड के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अफगानिस्तान ने जिस तरह से बैटिंग की वो टॉप ट्रेंड में आ गई है। और अफगानिस्तान की इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि अफगानिस्तान की टीम का होम ग्राउंड जो है वो नोएडा में है, भारत में है। तो भारतीय क्रिकेट फैंस का भी एक तरह से आप देखें तो ऐतिहासिक रूप से रुझान अफगानिस्तान की ओर होता है।
बशर्ते उसके सामने भारत की टीम ना हो तो ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगों की नजरें हैं इस पे। जी मानसी, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने के लिए शुक्रिया, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया। आगे कुछ आप जोड़ना चाहती हैं मानसी? तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आप फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। मुझे यानी मानसी और प्रेरणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।